तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट। और आज की जो ये पर्टिकुलर क्लास है वो आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित क्लास है। आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर है पर्सपेक्टिव इन फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में आपको दो प्रैक्टिकल की फाइल बनानी होंगी। एक में आपके भारतीय शिक्षाविद का शिक्षा दर्शन लिखना होगा और दूसरी फाइल में आपको पाश्चात्य शिक्षाविद का शिक्षा दर्शन लिखना होगा। तो इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने महात्मा गांधी के ऊपर कैसे फाइल बनाना है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन कैसे लिखना है, हम लोगों ने आधा पढ़ लिया था, आधा ही बचा था। तो उसी को इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग महात्मा गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण विधियां होनी चाहिए उनको देख रहे थे। और शिक्षण विधियों में चौथा नंबर था श्रवण मनन निध्यासन विधि का। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। और ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन को। तो आप पहली वाली क्लास देख लीजिएगा। देखिए, श्रवण मनन निध्यासन विधि क्या है। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब चिंतन करना, निध्यासन मतलब अभ्यास करना यहाँ पे बोला गया है। देखिए, श्रवण मनन निध्यासन हमारी प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थी सुनते हैं, गुरु के मौखिक उपदेश सुनते थे, फिर उस पर चिंतन करते थे और अंत में उसका अभ्यास करते थे। इस विधि को श्रवण मनन निध्यासन विधि कहा जाता है। इसके अनुसार जब बच्चे बड़े हो जाएं तब सत्संग करें, उपदेश सुनें, अध्ययन करें, चिंतन करें, बुद्धि और विवेक से सत्य की खोज करें और जो सत्य हो उसको व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रयोग करें। पर इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब बच्चे चिंतन करने योग्य हो जाएंगे तो। ठीक, यानी बच्चे जब एडोलसेंस की अवस्था में पहुंच जाएंगे तब वो इस तरीके के विधि से अब शिक्षण कर सकते हैं। इसके बाद गांधी जी का ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बेसिक शिक्षा कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, नई तालीम बोला जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें गांधी जी ने क्या कहा था। सर्वप्रथम इन्होंने 1921 में अपने साथियों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा, परंतु तब इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 1937 में भारत के सभी प्रांतों में स्व सरकारों का गठन हुआ और 11 से 17 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। ठीक, गांधी जी ने एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बेसिक शिक्षा कहा जाता है। आइए देखते हैं बेसिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है। व्हाट इज फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक शिक्षा, ठीक, या फंडामेंटल एजुकेशन। देखिए इसमें क्या बोला गया। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा निम्नलिखित रूप में स्वीकार की गई। 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। उसमें बोला गया शिक्षा का माध्यम जो होगा मातृभाषा होगा, मदर टंग होगा, ये बोला गया। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होगी। जो शिक्षा का संपूर्ण आधार होगा वो क्या होगा, शिल्प, क्राफ्ट होगा, यानी बच्चे करके सीखेंगे, बच्चों को हस्त कौशल का ज्ञान दिया जाएगा। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता कि जो बच्चा जिस प्रकार की हस्तकला के योग्य है वो उस प्रकार के हस्तकला को सीखेगा और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। जिस क्षेत्र में जो मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार हस्तकला का प्रयोजन किया जाएगा कि जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की डिमांड है, वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस प्रकार के कार्य को करने हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार के गांधी जी का शिक्षा था। देखिए हस्तकला से मतलब क्या है, जैसे हाथों से मिट्टी का घड़ा बना लेना, हाथों से कोई मूर्ति बना लेना, इस प्रकार के चीज़ को हम हस्तकला कहते हैं। पचमा क्या था, बसों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो, बांसों होगा यहाँ, ठीक ना, बांसों।
बांसों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो, कि बांस से आप टोकरी वगैरह बना सकते हैं और उस टोकरी को बेचेंगे तो बच्चों के शिक्षा का क्या होगा, खर्चा निकल जाएगा, तो बच्चा अपने शिक्षा का वहन खुद से उठा सकता है। गांधी जी के शिक्षा मॉडल में ये बोला गया था। उनसे आर्थिक लाभ किया जाए, वही चीज़ कि बच्चे अपने हाथों से जो चीज़ बनाएंगे उसको मार्केट में सेल किया जाएगा और उनके शिक्षा का जो खर्चा होगा वो मेंटेन हो जाएगा। स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए, एक क्लास ऐसी हो जिसमें बच्चे कुछ हाथों से बनाएं और उसको फिर हम बेचें और जो उनके शिक्षा का खर्चा आ रहा है उसको फुलफिल किया जा सके। तो गांधी जी के शिक्षा मॉडल में ये बोला गया था। शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सके, जो उनको हस्त कौशल इस प्रकार का सिखाया जाए कि जिससे वो अपना जीविकोपार्जन यानी जीवन यापन का जो खर्चा है वो खुद से उठा पाएँ। शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए। बेसिक शिक्षा के क्या सिद्धांत थे? बेसिक शिक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों पर विकसित की गई थी। पहला क्या है, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत इसमें मेन था। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया था कि राज्य को 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों, यहाँ होगा बसों लिखा गया है गलती से, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी वो प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य मानते थे, 1 से 8 तक की शिक्षा को। ठीक, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, गांधी जी स्कूलों में शिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया कि स्कूल में शिल्पों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। उनका अनुमान या कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा। गांधी जी इसलिए ऐसा बोलते थे कि बच्चे एक तो अपना कुछ कला भी सीख जाएंगे हाथ से बनाने के लिए और उसको बेच के जो स्कूल का पूरा खर्चा है वो भी निकल जाएगा, और जब बच्चा स्कूल से पढ़ के निकलेगा तो उसके हाथ में कुछ कला रहेगा तो अपना जीवन यापन भी कर सकेगा। तो गांधी जी का इसके पीछे बहुत सारा दृष्टिकोण था उस समय की परिस्थिति के अनुसार। अगला था सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत भी उनके शिक्षा मॉडल में था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, जितने भी लोग हैं सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा और कोई किसी के ऊपर शोषण नहीं करेगा। इसके बाद अगला क्या है, अगला है आपका शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, कि जो एजुकेशन होगा उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर देंगे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। जो अंग्रेज थे वो पश्चिमी सभ्यता वाला ज्ञान दे रहे थे, हम लोग को मॉडर्न बना रहे थे, और गांधी जी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू कार्यों एवं उद्योग क्षेत्रीय धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। गांधी जी ने क्या बोला कि शिक्षा को बच्चों का जो वास्तविक जीवन है, उनके जो प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण है, जो उनके घरेलू कार्य हैं, जो उनके उद्योग और क्षेत्रीय धंधे हैं, उन पे आधारित हो शिक्षा। और अगर हम उन पे आधारित करके शिक्षा का मॉडल बनाते हैं तो उस शिक्षा को उनके हम वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ गांधी जी बोलते थे। अगला क्या है, अगला है आपका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। वो बोलते थे कि शिक्षा क्या बच्चों की मातृभाषा में देना चाहिए, मदर टंग में देना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, वे मातृभाषा को सहज भली भांति समझते हैं, उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना सिद्धांत स्वीकार किया गया। ठीक, ये सब आपसे पूछा जा सकता है यदि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे रहे हैं तो। शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत, शिक्षा को किसी हस्त कौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला यह कि वे बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा यह कि वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, कि हम खुद से अपना जीवन यापन कर सकें, हम किसी के भरोसे न रहें, हम अपने जीवन के लिए खुद ही संघर्ष करें और अपने जीवन को जीवन का भरण पोषण करें। उन्हें जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे। गांधी जी क्या करते थे, हस्त कौशल को शिक्षा में इसलिए डाले थे क्योंकि वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अगला क्या है, ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना।
तब पाठचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं का संबंध मनुष्य के वास्तविक करने पर बल दिया था। इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया था। ठीक, कि ये बोल क्या रहे हैं कि यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है कि मनुष्य अपने रियल लाइफ के लिए क्या हो, उसके अंदर विवेक आ जाए, वो सही गलत के जो चीज़ें होती हैं उनका फैसला ले सके। तो ऐसी स्थिति में जो पाठ्यचर्या, जो हमारा करिकुलम है, उसके जो समस्त विषय हैं, समस्त विषयों में जो क्रियाएं हैं, उन दोनों में जो संबंध है, उन जो समस्त विषय हैं और जो समस्त विषय में जो क्रियाएं हैं, वो मनुष्य के वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पे बल दिया कि ज्ञान जरूरी है। ठीक, फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, देख लीजिए क्या हैं। बेसिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। इस हेतु बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए। पहला क्या है, शारीरिक एवं मानसिक विकास। गांधी जी इन बातों से अवगत थे कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पे बल दिया। जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था कि बच्चों का पहले शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। सर्वोदय समाज की स्थापना। गांधी जी एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तथा सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक करेंगे। सर्वोदय मतलब सबका उदय होने दें, हम किसी का शोषण न करें, किसी को दबा न दें, ऐसा समाज बनाए जिसमें सब कोई उदय हो सके। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, सांस्कृतिक विकास। ये प्राचीन या उस काल में उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। तब गांधी जी ने लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ या भूल जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने भारतीय सांस्कृतिक के रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का निर्माण किए। उस समय क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन का गवर्नमेंट था और जो हमारे भारतीय लोग थे वे क्या हो रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। जो ब्रिटिश संस्कृति थी, जो पश्चिमी सभ्यता थी, उसके प्रशंसक होते जा रहे थे। लोग मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे थे और उनकी जो प्रथाएं थी, उनकी जो संस्कृति थी, उसको अपनाने का प्रयास कर रहे थे। तो गांधी जी ने क्या लिखा कि यदि हमारे जो पूर्वजों के संस्कृति है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारे अपने पूर्वजों की रही है, अगर हम उसको भूल जाते हैं या उसको अपनाने में हमें लाज लगता है, लज्जा आती है, तो वो हमारे जो पूर्वजों की संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को समावेशित किया। इसके बाद अगला क्या था, चारित्रिक एवं नैतिक विकास। गांधी जी अपने बेसिक शिक्षा के मॉडल से ये भी चाहते थे कि इस शिक्षा को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस मॉडल को, तो बच्चों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास का गठन होना चाहिए। गांधी जी ने बच्चों के चरित्र निर्माण पर बल दिया है, यह बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर इसके बाद गांधी जी चाहते थे कि उस शिक्षा मॉडल से बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी हो। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से हमारे तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। तब स्पष्ट है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे। गांधी जी सर्वधर्म समभाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल देते थे कि जितने प्रकार के धर्म हैं, जितने विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, सभी को हम समान भाव से देखना है, न तो किसी की आलोचना करनी है और न तो किसी का बहुत ज़्यादा उसको उस पर कट्टरता से साथ देना है किसी धर्म का। ठीक, इसके बाद देखिए गांधी जी के अनुसार अनुशासन क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए शिक्षा में। गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे या डिसिप्लिन को थोड़ा महत्व देते थे। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है कि अगर बाहरी रूप से यदि हम किसी को डिसिप्लिन में रहने के लिए फोर्स करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, उसकी अपेक्षा कि जब बच्चा खुद से प्रेरित होकर डिसिप्लिन में रहे। तो ये बोलते थे कि जो हम खुद से प्रेरित होकर बच्चा यदि क्लास में डिसिप्लिन में रहता है, हम ऐसे पर्यावरण का निर्माण हमें करना चाहिए। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये दमनात्मक विधि का विरोध करते थे कि किसी भी प्रकार के अनुशासन को बनाने के लिए हमें किसी का दमन नहीं करना है, हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, यानी हिंसा का ये विरोध करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा
ही किया जा सकता है। हम ऐसा करें कि बच्चों के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़े, ऐसा उनको पर्यावरण दें, ऐसा उनके सामने स्थिति क्रिएट करें कि बच्चा खुद से प्रेरित होकर कक्षा में अनुशासन की स्थिति में आ जाए बच्चा। ठीक, गांधी जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, देख लीजिए। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज, सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। गांधी जी शिक्षक को बोलते थे कि पहले बात तो उसको एक आदर्श होना चाहिए, एक आइडल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको देख के सीखेंगे। ज्ञान का पुंज होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि वो बच्चों को कुछ दे सके। सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए, सत्य को अपने आचरण में, अपने आदतों में उतारने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी हो सकता है जब वह इस व्यवसाय को सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। गांधी जी आदर्श शिक्षक की परिभाषा क्या देते हैं कि कोई आइडल टीचर तभी हो सकता है जब वो टीचिंग को बिजनेस के रूप में न देखे, टीचिंग को इकोनॉमिक दृष्टि से न देखे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न देखे, टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में देखे, एक पेशा के रूप में देखे, सेवा के रूप में देखे कि हम विद्यार्थियों को कुछ दे रहे हैं, हम ज्ञान का काम कर रहे हैं, ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, हम ज्ञान को फैला रहे हैं, ज्ञान का जो प्रकाश है उसको फैला रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं किसकी, विद्यार्थियों की, इस देश की, क्योंकि भाई बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिन बच्चों को आज हम पढ़ा रहे हैं वे बच्चे कल समाज में जाकर अपना रोल प्ले करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लीडर बनेगा, तो यही सब मिलकर देश को चलाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देश को चलाने के लिए जो भावी व्यक्ति हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि टीचर को जो टीचिंग का काम है वो व्यवसाय की दृष्टि से नहीं बल्कि सेवा के कार्य के रूप में करना चाहिए, सेवा की दृष्टि से करना चाहिए। उसे बच्चों के पिता, मित्र, सहयोगी और पथ प्रदर्शक अनेक रूपों में कार्य करना होता है। कि आप स्टूडेंट को एक गार्जियन की तरीके से देखो, उससे फ्रेंडली बिहेव भी आप रखो ताकि वो कुछ प्रॉब्लम हो तो आपसे शेयर कर सके। आप उसके सहयोगी के तौर पे भी रहो, उसको जब जब सहयोग की आवश्यकता पड़े आप उसको वो सहयोग प्रदान करो। पथ प्रदर्शक, वो कैसे पथ पे जा रहा है, सही या गलत, उसका मार्गदर्शन भी आप ही को करना है, तभी आप गुरु कहलाएंगे। तो देखिए, एक टीचर मतलब क्लास में पढ़ा के चल जा रहा है तो वो टीचर नहीं कहलाएगा, इसके अलावा भी उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। उसको गार्जियन के तरीके स्टूडेंट का केयर करना होगा, फ्रेंड के तरीके उससे जुड़ना होगा, उसकी विचारों को जानना होगा, उसको समझना होगा, ताकि वो क्लास में एक्टिव है, नहीं है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या उसकी मनोस्थिति है, सारा चीज़ का नॉलेज टीचर को हो। उसके सहयोगी के रूप में भी रहना है आपको कि उसको जो भी चीज़ की कमी हो रही है तो उसको आप जानें, उसको फुलफिल करने का कोशिश करें और आपको उसका सही मार्गदर्शन भी करना है। तब तो आप गुरु कहलाने के लायक हैं। भैया ये कौन कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं। और मेरा मानना भी ये है कि शिक्षक को इसी तरीके से रहना चाहिए। इसलिए उसे सहिष्णु, उदारचेता और धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक के पास पेशेंस होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बच्चा एक दो आंसर नहीं दिया या थोड़ा बहुत हल्ला कर रहा है या कोई कुछ गलती कर दिया तो फिर लगे मारने, उसको लगे बोलने कि तुम आज के बाद क्लास में मत आना, तुम नालायक हो। तो इस तरीके से नहीं करना है, टीचर को पेशेंस रखना है और उसे प्रेम पूर्वक समझाना है, उसको प्रेम पूर्वक समझाना है। शिक्षक का दिल उदार होना चाहिए, यानी शिक्षक को बड़ा दिल रखना चाहिए। बच्चे कितना भी गलती कर दें, बच्चे शिक्षक के साथ कुछ भी करें, लेकिन शिक्षक को अपना दृष्टिकोण बच्चे के प्रति अच्छा रखना है, क्योंकि शिक्षक वहाँ पे विवेकशील व्यक्ति है और बच्चे क्या हैं, अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारा गांधी जी बताते हैं। देखिए अगला, शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए गांधी जी के अनुसार, कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अनुसार। देखिए, शिक्षार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है। जो शिक्षार्थी होता है वो शिक्षा का सेंटर बिंदु होता है, क्योंकि इसी के लिए हम स्कूल का निर्माण करते हैं, इसी के लिए हम शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, इसी के लिए हम पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं। तो सारा चीज़ें तो हम शिक्षार्थी के लिए ही कर रहे हैं। तो शिक्षार्थी हमारे शिक्षा प्रक्रिया का क्या है, केंद्र है। तो गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए। वो बोलते भी हैं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन एक स्टूडेंट में होना चाहिए। यदि गांधी जी के विचार को आप फॉलो करें तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बोलते हैं जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ताकि आप अपने पढ़ाई में आपका ध्यान लगा रहे, आपका ध्यान भटकाव न हो। तो और मेरा भी मानना है कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो विद्यार्थी
जैसे कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके लिए पढ़ाई ही आपका दोस्त होना चाहिए, पढ़ाई ही आपके लिए प्यार होना चाहिए, पढ़ाई ही आपका मोहब्बत होना चाहिए, तो जाके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी को संयमी के साथ जिज्ञासु होना चाहिए। वही चीज़ कि जब तक एक स्टूडेंट जिज्ञासु नहीं होगा तब तक वो कक्षा में कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। नॉलेज किस स्तर पर टीचर बता रहा है उसको उससे मतलब ही नहीं होगा। तो क्रियोसिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए और शिक्षार्थी के अंदर संयम भी होना चाहिए। संयम मतलब धैर्य, ठीक। उसके पास भी पेशेंस होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। संयम का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे आपकी वो बुरी आदतें हैं चाहे वो आपकी अच्छी आदतें हैं, तो वो आपके पास नियंत्रण क्षमता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें शिक्षार्थी के गुण गांधी जी बताए हैं। अब गांधी जी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, ये विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने पर भी बल देते थे कि जो विद्यालय हो वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहें, सब एक दूसरे की सहयोग करें, इस प्रकार का विद्यालय हो। इनका कहना था कि विद्यालयों में समुदाय की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार एक ओर समुदाय को विद्यालयों के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए और दूसरी ओर विद्यालयों को समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए। तो गांधी जी मतलब विद्यालय और समुदाय को एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद गांधी जी के अन्य पक्ष शिक्षा दर्शन में क्या है, तो जन शिक्षा सबसे पहले है, पब्लिक एजुकेशन। इसमें क्या गांधी जी बोले हैं, आइए देखते हैं। गांधी जी के समय भारत में लगभग 13% लोग साक्षर थे। जन शिक्षा दो रूपों में होगी। एक तो बालकों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की और जन शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी का दूसरा कदम था प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, कि जो लोग बचपन में किसी कारण पढ़ नहीं पाते हैं तो अगर वो उनका उम्र अधिक हो गया है तो भी हम उनके पढ़ने के लिए व्यवस्था कर दें, तो उसको प्रौढ़ शिक्षा बोला गया। गांधी जी इसके लिए भी प्रयास किए। इन्होंने सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या में साक्षरता के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से संबंधित कार्यों को रखा था। गांधी जी का जो प्रौढ़ शिक्षा का मॉडल था, इसमें गांधी जी जो पाठ्यचर्या बनाए, जो करिकुलम बनाए, उसमें साक्षरता के साथ साथ सफाई को भी रखे, स्वास्थ्य को भी रखे, रक्षा को भी रखे, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से संबंधित कार्यों को भी रखे, कि प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी सीखें। गांधी जी स्त्री शिक्षा की भी बात करते थे, वुमेन्स एजुकेशन। गांधी जी ने लड़के लड़कियों को एक साथ रखकर पढ़ाने के प्रयोग किए थे। गांधी जी पुरुष और महिला में अंतर नहीं मानते थे। ये आप इस चीज़ से भी मतलब पता लगा सकते हैं कि गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा बाई जी, वो उनको लेकर साथ जाते थे गाँवों में। जब किसानों से मिलने जाते थे तो वो अपने पत्नी को लेके जाते थे। और तो गांधी जी पुरुष और महिला को समान मानते थे और स्त्रियों के भी पढ़ने के समर्थक थे। उनके आधार पर शिक्षा की संभावना स्वीकार की कि भाई बालक बालिका एक साथ बैठकर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ऐसा गांधी जी इसको स्वीकार करते थे। गांधी जी के अनुसार प्राइमरी और उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। प्राइमरी और उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गांधी जी ऐसा बोलते थे। धर्म शिक्षा की भी बात गांधी जी करते थे। गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रार्थना, भजन और गीता पाठ इनकी दैनिक क्रियाओं के अंग थे, परंतु विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के ये सहमत नहीं थे। देखिए बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, प्रार्थना भी करते थे, भजन भी करते थे, गीता का पाठ भी करते थे। इनके दैनिक क्रियाकलापों का ये अंग था प्रार्थना, भजन, गीता। लेकिन विद्यालय में किसी धर्म विशेष का, एक धर्म का शिक्षा दिया जाए, इसके ये सहमत नहीं थे। ये बोलते थे कि विद्यालय में धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन सर्व धर्म समभाव के दृष्टिकोण से हमें शिक्षा देना है। हमें सभी धर्मों के बारे में बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताना है, ताकि बच्चे सभी धर्म से जुड़ी जो संस्कृतियां हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके मूल्य हैं, उसको बच्चे सीख पाएं। इन्होंने सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों, नैतिक शिक्षा को ही पाठ्यचर्या में स्थान दिया। ये सत्य को ईश्वर मानते थे। तो धार्मिक शिक्षा में ये सभी धर्मों की शिक्षा का जो सभी धर्मों की शिक्षा और जो सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांत थे, उनको पाठ्यचर्या का
मुख्य वो बनाया, बिंदु बनाया। राष्ट्रीय शिक्षा की गांधी जी बात करते थे। अंग्रेजों ने हमारे लिए जिस शिक्षा का विधान किया था उसके दो ही उद्देश्य थे। पहला, शासन कार्य में सहयोग करने हेतु अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तैयार करना। भाई अंग्रेज हमको शिक्षा दे रहे थे तो उनके दो उद्देश्य थे। पहला क्या कि वो जो शासन चला रहे हैं उसमें उनको इस पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्कर मिल सके, बाबू मिल सके, जिसको वो रखकर अपना शासन चला सके। और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो तन से भारतीय हो पर मन से अंग्रेज परस्त हो। भाई उनको हम पश्चिमी सभ्यता की चीज़ें पढ़ाएंगे तो अंग्रेजों के लिए उनके दिल में भावनाएं होंगी, भारतीयों में भावनाएं होंगी। तो ये दो उद्देश्य को लेकर अंग्रेज शिक्षा दे रहे थे। पाठ्य विषयों में सबसे अधिक बल अंग्रेजी भाषा और साहित्य को दिया जाता था और अंग्रेजी भाषा ही उस समय शिक्षा का माध्यम थी। और यह शिक्षा भी कुछ बड़े नगरों में ही सुलभ थी, हर जगह था भी नहीं। इसके अतिरिक्त यह व्यय साध्य भी थी और परिणामतः उच्च वर्ग के लोग ही इसे प्राप्त कर सकते थे कि भाई जिसके पास पैसा है वही शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। और दुख की बात तो यह है कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लोग अशिक्षित लोगों का शोषण करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे उनका शोषण करते थे, जो गलती से पढ़ भी लेते थे। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में जिस बेसिक शिक्षा का निर्माण किया था वह उस युग के अनुकूल था, अवश्य था, और परंतु वर्तमान में वह अर्थहीन हो चुकी है। उस समय जो बेसिक शिक्षा का मॉडल गांधी जी दिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार अनुकूल था, लेकिन आज हमारे पास भाई गवर्नमेंट है, आज हमारा खुद का भारत सरकार है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो आज हम बच्चों से क्यों काम करवाएंगे, उनके पैसा से हम उनको शिक्षा क्यों देंगे। तो आज बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा सरकार की तरफ से होनी चाहिए, उनको जितने भी सुख सुविधाएं हैं सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि उस समय के हिसाब से गांधी जी भाई बहुत अच्छा सोचे थे, लेकिन वर्तमान में उनके जो शिक्षा मॉडल में थोड़ा बोला गया है वो अर्थहीन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अब इनके शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए, किसी भी शिक्षा दर्शन को आपको मूल्यांकन करना है, किसी भी शिक्षाविद के शिक्षा दर्शन का आपको मूल्यांकन करना है तो आपको उसके कुछ मेरिट यानी गुण बताने होंगे कि उनके शिक्षा दर्शन में अच्छी बातें क्या हैं, और कुछ आपको दोष बताने होंगे कि उनके शिक्षा दर्शन में क्या बुरी बातें हैं या क्या माइनस में बातें हैं, वो चीज़ आपको बताना होगा। तो आइए गांधी जी के शिक्षा दर्शन के पहले हम गुण देखते हैं। ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, तो इनकी जो शिक्षा दर्शन थी वो आत्मनिर्भर योजना पे थी, अच्छी बात है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करते थे कि मनुष्य के शरीर यानी तन, मन और आत्मा तीनों चीज़ का विकास होना चाहिए। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों चीज़ का विकास होना चाहिए। वास्तविक जीवन की तैयारी, ये शिक्षा को उसके रियल लाइफ से जोड़ देते थे, क्योंकि बच्चों को वो शिक्षा में हस्त कौशल सिखा दे रहे थे जिससे वो जीविकोपार्जन कर सके। भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार कर रहे थे, सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों को उसमें ऐड किए थे। और जिस जगह जैसे भौगोलिक स्थिति के अनुसार शिक्षा का जो पाठ्यचर्या उन्होंने तैयार किया था। वर्ग भेद की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया अपने शिक्षा में कि जो स्त्री पुरुष होंगी वे साथ पढ़ेंगी और सभी को जो भी गरीब बच्चे होंगे सब अपना खुद टोकरी बांसों का काम करेंगे, बांसों से टोकरी वगैरह बनाएंगे और उसको बेचा जाएगा और उनसे उनका शिक्षा का व्यय निकलेगा। तो ऐसे में सभी कोई शिक्षा प्राप्त करेंगे। शारीरिक और मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति उन्होंने की। क्रिया प्रधान शिक्षण विधि उन्होंने कराया, भाई प्रयोग हस्त कौशल पे सबसे ज़्यादा बल दिया। समस्त ज्ञान क्रियाओं का एकीकरण करने की बात कही। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को कहा। ये सब इनके शिक्षा दर्शन के गुण हैं। दोष देखिए क्या है, अपूर्ण योजना थी, भाई बेसिक शिक्षा मॉडल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने नहीं बता पाया था। उच्च शिक्षा के संबंध में अभाव था, सिर्फ वो 1 से 8 तक पे ही बहुत ज़्यादा बल दिए थे, बाकी 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन इस सब स्तर पे कुछ बताए ही नहीं। शहरी क्षेत्रों के लिए ये शिक्षा एक प्रकार की अनुचित भी दिखाई पड़ती है कि भाई बच्चा हस्त कौशल करे, ये सब रहे, तो बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शिक्षण विधि अस्वाभाविक थोड़ी उनकी भाई लगती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं और संदर्भ आप देख सकते हैं कि ये जो शिक्षा दर्शन लिया गया है ये सारे तथ्य आपको पढ़ाए गए हैं, इसमें बताए गए हैं। तो आप अपने फाइल में क्या संदर्भ लिखेंगे, चतुर्वेदी डॉक्टर कामना डैश सिंह डॉक्टर भानु प्रताप पिल्लेवार मनीष बाबूराव। और इनका जो बुक है ये किस बुक से लिया गया, तो शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। तो ये आपको संदर्भ में हूबहू लिख देना है, ठीक, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। और यही आपका महात्मा गांधी से संबंधित शिक्षा दर्शन था। और
अगर आप चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बीएड से संबंधित हम आपको सारा चीज़ करा दें, प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनवा दें, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको करवा दें, और जो भी आपका मतलब आगे है आपको जो कंटेंट भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे वो आपको पढ़ा दें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको वहाँ पे किसी कारण पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क कीजिएगा। तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या महात्मा गांधी का ये शिक्षा दर्शन आपको समझ में आया। यदि कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ आपको समझाया जा सके। ठीक, चलिए फिर अगला क्लास हम देखते हैं, सोचेंगे कि आप लोगों का कब लिया जाए और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कराया जाए, या फिर आपको जो एक और पाश्चात्य शिक्षाविद का फाइल बनवाना है प्रैक्टिकल का, उसको बनवा दिया जाए। ठीक।